सेल्स को नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है, तो इसको देखने के लिए कोई प्रोग्राम तो नहीं था रॉबर्ट हुक का। उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप के सहायता से उन्होंने कॉर्क की थिन स्लाइसेस को अपने रेजर ब्लेड, जो कि शेविंग के पर्पज से काम आता है, उस रेजर की ब्लेड से उसको कॉर्क को काट के थिन स्लाइसेस को उन्होंने उस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो ये जो कॉर्क होता है एक सब्सटेंस है जो कि बार्क से ऑब्टेन किया जाता है, उसकी छाल से लिया जाता है। आप बहुत सारे बॉटल्स पर भी देखते होंगे कॉर्क लगाया जाता है। तो इन थिन स्लाइसेस में जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से, अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा, तो उन्हें हनीकॉम टाइप का स्ट्रक्चर दिखने में नजर आया। हनीकॉम स्ट्रक्चर जो है इस तरह से एक कंपार्टमेंट टाइप का, एक कमरे रूम टाइप का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, जिसमें थिक वॉल थी और हॉलो स्पेस था, थोड़े बहुत कुछ स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो इसको वो रॉबर्ट हुक जो थे वो कुछ बहुत अधिक नहीं अप्रिशिएट कर पाए। उन्होंने कहा कि ये थिन सेलुलोज की वाल हैं और संभवतः ये जो बॉक्सेस हैं सेलुलोज के वाल से घिरे हुए, ये वाटर या फ्लूइड के कंडक्शन में काम आते होंगे। फ्लूइड इनके द्वारा कंडक्ट होता होगा प्लांट्स में। इसके बाद ये तो हुक की बात रही 1665 की। लिवेनहॉक जो कि 1674 में, उसके करीब 10 ईयर्स लेटर, उन्होंने फ्री सेल को डिस्कवर किया एज अपोज टू वॉल्ड इन सेल्स। जो सेल वॉल के द्वारा जो घिरे हुए सेल्स थे उसके विपरीत उन्होंने फ्री सेल को डिस्कवर किया। और उन्होंने थोड़ा सा आरबीसी में न्यूक्लियस को भी ऑब्जर्व किया। इसके बाद करीब मोर देन ए सेंचुरी, 100 साल से अधिक हो गया और इस फील्ड में और कोई काम नहीं हुआ। ब्राउन जो कि 1831 में उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया इन ऑल सेल्स। जितने भी सेल्स हैं, प्लांट्स के हैं या एनिमल्स के हैं, उन सभी सेल्स में उन्होंने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। इसके बाद आए दो साइंटिस्ट, एक बॉटनिस्ट थे जिन्हें स्लाइडेन कहा गया 1838 में, और दूसरे जोलॉजिस्ट थे जिन्हें स्वान कहा गया, और वो 1839 में। इन दोनों ने अपने ऑब्जर्वेशंस के द्वारा एक सेल का कंसेप्ट दिया और उसको कहा कि ये सेल थियरी है। तो सेल के बारे में उन्होंने क्या बताया कि सेल क्या होता है, तो उन्होंने कहा ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है जो कि एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ है। तो ये प्रोटोप्लाज्म का जो मास है ये मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ है और वो एक न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा है। तो इससे सेल की जो है एक डेफिनेशन निकल के आ गई, ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म लिमिटेड इन ए स्पेस बाय सेल मेम्ब्रेन एंड पोजेसिंग ए न्यूक्लियस। और ये एक न्यूक्लियस अपने अंदर रखता है। फिर यहीं से साइटोप्लाज्म आया कि साइटोप्लाज्म क्या है, तो ये हुआ कि प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को अगर अलग कर दिया जाए तो जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो साइटोप्लाज्म है। अब प्रोटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म को अगर अलग कर दीजिए तो जो चीज़ बची वो न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है और उसको कहा गया कि ये कैरियोप्लाज्म है। न्यूक्लियस को कैरियन भी कहते हैं। तो जब सेल की डेफिनेशन आ गई तो स्लाइडेन और स्वान ने एक सेल थियरी दे दिया। और वो सेल थियरी क्या कहती है? वो सेल थियरी कहती है कि सभी ऑर्गेनिजम्स जो कोई भी हैं वो सब के सब सेल्स के बने हुए हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये सभी जो सेल्स हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर हैं। इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो विर्चाव के द्वारा हुआ। ये 1855 में उन्होंने सेल थियरी को एक्सटेंड किया और उसको बढ़ाया। और इन्होंने अपने एक फेमस एफोरिज्म में कहा ओमनिस सेलुली ई सेलुला, जिसके मतलब होते हैं ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इन्होंने ये तीसरी बात कह दिया कि ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जब ये हो गया तब इससे पता चला कि नहीं, सेल तो डिवाइड करते हैं। तब उसके बाद माइटोसिस का पता चला और फ्लेमिंग ने उसको दिया। फिर ये पता चला कि नहीं, स्पर्म और ओवा फ्यूज़ करते हैं और तब जाइगोट बनता है। इस तरह से बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते रहे।